प्रेम नगर गांव, जो अपने नाम की तरह बहुत मनोरम और प्रेमपूर्ण है। गांव के ठीक बीचों बीच एक मार्केट है, जहां गांव वालों की हर ज़रूरत का सामान मिलता है। तरह तरह की दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन सब में एक ऐसी दुकान है जिस पर सबकी नज़र रहती है, या यूँ कह लो बाजार में ये आकर्षण का केंद्र है। वो दुकान है रहीम मास्टर की, जिन्हें सब लोग लेडीज टेलर के नाम से बुलाते हैं। रहीम लेडीज टेलर के नाम से फेमस है इनकी दुकान, जो इस गांव की और आसपास के सारे इलाकों की सभी महिलाओं और लड़कियों की सबसे पसंदीदा दुकान है। वजह है टाइम पे डिलीवरी और साथ ही बड़ी साफ हाथ से की गई सिलाई और कारीगरी। हालांकि दुकान का हुलिया कुछ खास नहीं है। पुरानी सी दीवारें हैं जिन पे रंग रोगन हुए काफ़ी वक्त बीत गया है। जगह जगह हैंगर्स पे और रस्सी पे टंगे हुए फीमेल्स के कपड़े, जिनमें से कुछ तैयार है, कुछ में फिनिशिंग का काम बाकी है, तो कुछ इसलिए रखे गए हैं कि इन पे रहीम की नज़र नहीं पड़ी है। क्योंकि इस दुकान का खास नियम है कि चाहे छोटा ऑर्डर हो या सिलाई का बड़ा ऑर्डर, रहीम के अप्रूवल के बिना कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। इस दुकान के अंदर 4 कारीगर काम करते हैं, जिनमें से 3 ऑटोमेटिक मशीन्स पे और एक मैनुअल मोड वाली पुरानी सिलाई मशीन पे काम करते हैं। इन कारीगरों में सबसे कम उम्र है फराज की, जो रहीम मास्टर उर्फ रहीम चाचा का भतीजा है। रहीम चाचा आजकल ज़्यादा टाइम गल्ले पर ही बैठते हैं और लड़कियों और महिलाओं का नाप ऐसा परफेक्ट लेते हैं कि मजाल है कपड़ा आधा इंच भी फिटिंग में यहाँ से वहाँ हो जाए। इसी कारीगरी बल्कि प्रेमनगर की महिलाओं की माने तो जादूगरी को लेके पूरे इलाके में चाचा बहुत मशहूर है। चाचा के धंधे की 3 उसूल है: बेहतरीन कारीगरी, वक्त की पाबंदी, उम्दा तहजीब और अंदाज़े बयान। ओहो, बहुत मीठा, जिससे इनकी कस्टमर की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी ही होती है। ये तो हुई रहीम चाचा और उनकी दुकान की बात। अब अगर बात की जाए फराज की, तो फराज 8वीं पास है, लेकिन पढ़ाई में मन ज़्यादा ना लगने की वजह से रहीम चाचा ने उसे अपने पास काम पे रखकर उसे काम भी सिखा दिया है और एक अच्छा कारीगर भी बना दिया है। वो बात अलग है कि रहीम चाचा को अभी भी उसके काम करने के तरीके उतने पसंद नहीं है। उसके लगभग हर काम में रहीम चाचा कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते हैं, जिस वजह से लगभग हर दिन फराज की इज्जत अफजाई हो ही जाती है जब चाचा उसकी शान में कुछ सस्ती गालियाँ उसके खाते में डाल देते हैं, जिनको सुन के बाकी के कारीगर अपना मुंह दबा के हंस पड़ते हैं, जिसे देख के फराज का मन तो होता है कि इनकी नवाजिश कर दे, वो भी कुछ माँ बहन बाप भाई के रिश्ते नाते के हवाले से। पर चाचा की वजह से चुप रह जाता है वो दांत पीस कर। भाई लड़का जवान है तो खून तो गर्म होगा ही। रहीम चाचा की उम्र कुछ 56 या 57 के आसपास होगी, पर जिम्मेदारी और परेशानी की वजह से ज़्यादा बूढ़े और उम्र दराज दिखने लगे हैं। और उनका ट्रेडमार्क पहनावा है छोटे पाइचे वाला राज कपूर स्टाइल का पजामा और इस पे बुरी तरह घिस चुके उनके सफ़ेद कुर्ते, जिसके धागे पनाह मांगते रहते हैं रिटायरमेंट की गुहार लिए। पर चाचा जब तक हर आखिरी धागे का दम ना निकाल दे, तब तक कैसे किसी कपड़े को पहनना छोड़ दे भला। सफ़ेद रंग इनका फेवरेट कलर है। चाचा की कद काठी भी पठानों वाली है, लंबा कद, चौड़ा सीना। अगर ये कहा जाए कि जवानी में चाचा पर हज़ारों लड़कियां मरती होंगी तो गलत नहीं होगा। दुकान में सब कुछ सही चल रहा है और 40 साल की मेहनत से रहीम चाचा ने अच्छी इज्जत तो कमाई ही है, साथ ही उनके तीखे मिजाज के लिए भी वो खासे मशहूर है।
पर चाचा को आजकल सिर्फ एक ही चिंता है कि कैसे फराज को एक अच्छा कारीगर बनाया जाए। पर फराज का तो मन ही नहीं लगता इस काम में। फराज की उम्र यही कोई 19-20 साल की रही होगी। मिजाज थोड़ी आशिकाना है जनाब के, दिखने में बिल्कुल गोरा चिट्टा हैंडसम, भूरी भूरी आंखों वाला, किसी फिल्मी हीरो से कतई कम नहीं। और वो खुद को समझता भी तो हीरो ही है। हमेशा चिपकी हुई पतलून और चाइनीज कॉलर शर्ट पहनता है। जिधर रहीम चाचा फटे कुर्ते में बसर कर लेते हैं, वही फराज को अपने कपड़ों में एक सिलवट भी नागवार है। बालों में हमेशा खुशबू वाला तेल लगाकर बड़ी स्टाइल में बीच में मांग निकालकर तेरे नाम के सलमान की तरह बाल बनाता है। और अगर किसी ने उसके बाल खराब किए तो समझिए उसकी शामत आ गई। सुबह सुबह सबसे पहले वो ही दुकान पर पहुंचता है, इसलिए नहीं कि उसे काम करने की पड़ी हुई है, बल्कि इसलिए कि दुकान पर आई सभी लड़कियों और महिलाओं को वो ताड़ सके। उसका ध्यान काम पे कम और रहीम चाचा को नाक देती महिलाओं पे ज्यादा होता है। बेचारा करे भी तो क्या करे, जवानी भी अभी आई है उस पर, ऊपर से कोई गर्लफ्रेंड भी तो नहीं है। इसलिए चाचा से गाली सुनना तो उसके लिए रोज का काम हो गया है। ऐसा लगता है कि गाली खाए बिना फराज का दिन ही नहीं निकलेगा। बेचारा अपने हालात से मजबूर जो है। वो कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। बस फराज की भी वैसी ही हालत है। रोज की तरह उस दिन भी फराज सबसे पहले दुकान पे आ जाता है और आते ही दुकान में लगे शीशे में खुद को इस तरह निहारता है जैसे आज उसकी जिंदगी में कोई हूर आने वाली हो, जिसका इंतजार उसे हर रोज रहता है और हर रोज उसे मायूसी ही हाथ लगती है। खुद को अच्छे से निहार के वो बैठ जाता है मशीन पे सिलाई करने। अजी सिलाई तो महज एक बहाना है रहीम चाचा की गालियों से बचने का। थोड़ी देर में रहीम चाचा भी आ जाते हैं दुकान पर और आते ही अपने चश्मे में से फराज को देखते हैं और अपना सर हिलाते हुए गल्ले पे बैठ जाते हैं, जैसे कि वो जानते हो कि फराज सिर्फ काम करने का नाटक कर रहा है। धीरे धीरे सब कारीगर आके अपना अपना काम शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दुकान पर लड़कियों और महिलाओं की लाइन लग जाती है। फराज भी आदतान सबको घूरने लग जाता है। तभी एक ब्लैक कलर की BMW चाचा की दुकान के सामने आकर रुकती है। ये गाड़ी उसी इलाके की समाज सेविका मोहिनी देवी की है। मोहिनी देवी को यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर कम समय में ही उनके चर्चे हर जगह होने लगे हैं। वजह बिल्कुल जायज है। मोहिनी देवी नाम से ही नहीं, दिखने में भी मोहिनी है। जो देखे बस उसका मन मोह ले। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, गुलाबी होठ, शरीर की बनावट ऐसी कि जैसे अजंता एलोरा की मूरत हो। कम शब्दों में कहा जाए तो किसी अप्सरा से कम नहीं। BMW के रुकते ही सबकी नजरें उसी तरफ चली जाती है और गाड़ी से एक 6 फीट का इंसान, जिसकी बॉडी काफी रफ टफ है, ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक पैंट पहने, ब्लैक गॉगल लगाए उतरता है। ये है मोहिनी देवी का बॉडीगार्ड नीलेश। नीलेश उतरकर गाड़ी का पीछे का गेट खोलता है, जिसमें से मोहिनी देवी निकलती है। मोहिनी देवी ने रेड साड़ी पहन रखी है, डीप नेक ब्लाउज के साथ। आंखों में काजल, होठों पे लाल लिपस्टिक, माथे पे छोटी सी लाल बिंदी लगाई है। बाल कांधे से थोड़ा नीचे तक है, जिन्हें मोहिनी ने खुला ही छोड़ रखा है, जो हवा से उड़ उड़ के मोहिनी के गुलाबी गालों को चूमने की गुस्ताखी कर रहे हैं। मोहिनी देवी इशारे में नीलेश को कुछ कहती है और रहीम चाचा की दुकान की तरफ इथलाती और बल खाती हुई चल देती है। नीलेश मोहिनी का इशारा समझकर
गाड़ी से एक बैग निकालकर उनके पीछे पीछे चल देता है। जैसे ही मोहिनी देवी दुकान के अंदर आती है, सब लोग उन्हें इस तरह देखने लगते हैं जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। मोहिनी को देखते ही रहीम चाचा भी खड़े हो जाते हैं, मानो सोया हुआ शेर जाग उठा हो, और उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वो एक मुस्कान के साथ मोहिनी को देखते ही रहते हैं। इधर फराज की नजरें तो जैसे मोहिनी को देखकर पथरा सी गई है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोहिनी आते ही पूछती है, रहीम चाचा कौन है? मोहिनी से ये सुनकर रहीम चाचा बोलते हैं, अरे मोहतरमा, चाचा तो हम बाकी सबके लिए है, आप हमें रहीम बुला सकती है। कहिए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मोहिनी देवी रहीम चाचा को कहती है, सुना है आप इस इलाके के बड़े मशहूर दर्जी हैं। जब से यहाँ आई हूँ, यहाँ की औरतें बस आपकी बातें करती हैं। रहीम चाचा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बस आप लोगों की दुआ और मालिक का करम है। मैं तो बस ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। आप बताइए, आपको क्या बनवाना है? मोहिनी नीलेश की तरफ देखती है। नीलेश जो बिल्कुल मोहिनी के पीछे खड़ा होता है, वो बैग उन्हें देकर दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। मोहिनी बैग में से एक कपड़ा रहीम चाचा को देते हुए बोलती है, मुझे एक सूट सिलवाना है, जैसा आजकल फैशन चल रहा है ना, बॉडी फिट, बिल्कुल वैसा। रहीम चाचा बोलते हैं, माशाअल्लाह, आपके ऊपर खूब अच्छा भी दिखेगा। चलिए आपका नाप लेते हैं। ये कहते वक्त रहीम चाचा के चेहरे पे मुस्कान और दिल में गुदगुदी सी होती है। आखिर उनके हाथ भी तो तरस गए थे किसी ऐसी सुंदरी का नाप लेने के लिए। रहीम चाचा जैसे ही आगे बढ़ते हैं नाप लेने के लिए, मोहिनी देवी की नज़र उनके हाथ पर पड़ती है जो मैले लग रहे थे। ये देखकर मोहिनी देवी तुरंत उनको रोकते हुए बोलती है, रुकिए, मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ, और आप इन मेले हाथों से मेरा नाप लेंगे? बिल्कुल नहीं, आप किसी और को बोलिए। ये सुनते ही रहीम चाचा का मुंह उतर जाता है। उनके मन में उछल रहे अरमानों पर पानी फिर जाता है। रहीम चाचा कुछ कहें उससे पहले मोहिनी देवी की नज़र फराज पर पड़ती है, जो वहाँ कोने में खड़ा खड़ा कब से मोहिनी देवी को एकटक देख रहा होता है। उसे देखकर मोहिनी देवी रहीम चाचा को बोलती है, इस लड़की को कहिए मेरा नाप ले, ये सही दिख रहा है। मोहिनी के मुंह से ये सुनकर फराज की बाछें खिल जाती है और रहीम चाचा अवाक होके मोहिनी को देखते हुए बोलते हैं, ये तो अभी नया है, ठीक से कुछ आता नहीं है इसको। मोहिनी देवी जवाब देती है, आएगा तब जब काम दोगे। अरे नया काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो काम सीखेगा कैसे? रहीम चाचा के पास मोहिनी की इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो मजबूरन फराज को इशारा करके उसका नाप लेने को बोलते हैं। फराज तो कब से इसी मौके की तलाश में था और बिना वक्त गवाए हाथ में इंची टेप लेकर तुरंत तैयार हो जाता है नाप लेने के लिए। आज अगर वो कुछ और भी मांग लेता खुदा से तो शायद वो भी मिल जाता। जैसे ही वो नाप लेने वाला होता है, मोहिनी देवी तुरंत उसको रोकते हुए बोलती है, यहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं है क्या? रहीम चाचा बोलते हैं, नहीं मोहतरमा, सब लोग यहीं पर नाप देते हैं। मोहिनी देवी बोलती है, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ रहीम चाचा। मोहिनी से अपने लिए फिर से रहीम चाचा सुनकर रहीम के सीने पे जैसे नश्तर चल जाते हैं और वो कसमसा के रह जाता है। मोहिनी देवी फिर से कहती है, मेरे समाज में कुछ खास इज्जत है, मैं यहाँ नाप नहीं दे सकती। मोहिनी के ऐसा कहते ही वहाँ लाइन में खड़ी बाकी सारी महिलाएं मुंह बनाती हुई एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर देती है। मोहिनी किसी की भी परवाह ना करते हुए रहीम चाचा से पूछती है, क्या यहाँ अंदर कोई कमरा नहीं है?
रहीम चाचा कुछ बोल पाते उससे पहले फराज बोल देता है, हाँ हाँ है ना अंदर एक कमरा जहां पर हम नाप ले सकते हैं। मोहिनी देवी बोलती है, तो चलो किस बात का इंतजार है। फराज और मोहिनी देवी दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। फराज के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो नाप लेने के लिए कितना उतावला है। अंदर आके फराज कमरे के दरवाजे की कड़ी लगा लेता है और इशारे से मोहिनी को साड़ी का पल्लू हटाने के लिए कहता है। मोहिनी धीरे से अपना पल्लू हटाती है। डीप नेक ब्लाउज से उसके उरूज साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फराज एक पल के लिए उन्हें देखता रहता है। ये उसकी जिंदगी का पहला अनुभव था। उसे ऐसे देखते हुए देखकर मोहिनी कहती है, सिर्फ देखोगे या नाप भी लोगे? फराज इंची टेप मोहिनी के वक्ष के चारों तरफ लपेटकर नाप लेता है। जैसे ही उसका हाथ मोहिनी के वक्ष से स्पर्श होता है, फराज को एक थरथराहट महसूस होती है, जो मोहिनी भी महसूस कर लेती है। वो भी मजे लेते हुए बोलती है, नाप ठीक से लेना, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फराज भी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हाँ बोलता है। जब वो गले का मेजरमेंट ले रहा होता है, तभी मोहिनी डिसबैलेंस हो जाती है और फराज का हाथ गले से हटकर मोहिनी के उरोजों पर चला जाता है। फराज को ऐसे महसूस होता है जैसे उसके हाथों ने गरम मक्खन छू लिया हो, पर एक पल के लिए वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मोहिनी उसको नॉर्मल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फराज फिर से नाप लेना शुरू करता है, पर उसकी आंखें बार बार मोहिनी के डीप नेक ब्लाउज के अंदर से झांकते हुए उसके उभारों पर जा रही है। मोहिनी भी ये नोटिस करती है और ब्लाउज के 2 बटन खोल देती है, जिससे फराज की नजरें और गहराई तक चली जाती है। उसका मन अब नाप लेने से ज्यादा मोहिनी के वक्षों की तरफ है। फराज की हालत उस रेगिस्तान के प्यासे की तरह लग रही है जिसे पहली बार पानी के दर्शन हो रहे हो, पर पानी को पीना उसके नसीब में नहीं है। मोहिनी फराज की हालत देखकर कहती है, अब अगर ऊपर का हो गया हो तो नीचे का ले लो, नाप। फराज खुद को संभालते हुए अपनी मदहोशी से बाहर आता है और कमर का नाप लेने लगता है। मोहिनी की नरम मुलायम और मखमल जैसी कमर पे हाथ पड़ते ही फराज के हाथों से इंची टेप फिसल जाता है। फराज इंची टेप उठाकर फिर से नाप लेने लगता है, पर उसका मन मोहिनी को कस के पकड़ के उसकी कमर को चूमने का कर रहा है। पर हालात, मौका और परिस्थिति उसको इसकी इजाजत नहीं देती और वो कमर को पकड़कर नाप लेने लगता है। तब मोहिनी भी जानबूझकर उसे उत्तेजित करने के लिए आह की सिसकियां भरती है। अब फराज कमर से नीचे पैरों पर आ जाता है, क्योंकि चूड़ीदार का नाप लेना होता है। वो जैसे ही नीचे बैठता है, मोहिनी तुरंत अपनी साड़ी को जांघों तक उठा लेती है। फराज उसकी जांघ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसी मुलायम, मखमली और गोरी त्वचा नहीं देखी थी। घुटनों के ऊपर का हिस्सा इतना सुंदर हो सकता है, ये उसकी कल्पना से भी परे था। वो नाप लेना भूलकर मोहिनी की खूबसूरती को निहारने लगता है। मोहिनी उसे ऐसा देखकर बोलती है, साड़ी निकाल दूं क्या, अगर नाप लेने में दिक्कत हो रही हो तो। फराज शर्माते हुए नाप लेना शुरू करता है और नाप लेते लेते मोहिनी की गोरी गोरी पिंडलियों को भी स्पर्श करने लगता है। महज इस छुअन से ही फराज अंदर तक हिल जाता है। मोहिनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हो गया नाप। फराज आंखें झुकाकर हाँ में सर हिलाता है। फिर मोहिनी अपनी साड़ी, ब्लाउज सही करने लगती है। फिर फराज की तरफ देखकर पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा?
फराज बोलता है। फराज, प्यार से सब मुझे फैजू बुलाते हैं। मोहिनी भी स्माइल करते हुए बोलती है। अच्छा नाप ले लेते हो फराज। इतना बोलकर मोहिनी उसके गाल पर एक किस करके बाहर निकल जाती है। फराज मोहिनी के इस चुंबन से सिहर सा उठता है और अपने गालों को हाथ लगाकर मुस्कुराता है। ये उसकी जिंदगी का पहला चुंबन था। फराज को लग रहा था कि आज सच में खुदा ने उस पर अपनी नजरें इनायत की है। अपनी खुशी को जाहिर ना करते हुए वो भी बाहर आ जाता है। रहीम चाचा दोनों को देखकर बोलते हैं, हो गया नाप? मोहिनी बोलती है, हाँ हो गया, बहुत अच्छे से नाप लिया आपके फराज ने। ये कहते हुए वो फराज की तरफ देखकर विंक करती है और कहती है, सिलाई भी इसी से करवाइएगा, अच्छा कारीगर है, आपको इसके हुनर का अंदाजा नहीं है। ये सुनकर रहीम चाचा बड़ी हैरत भरी नजरों से मोहिनी और फराज को देखते हैं। मोहिनी फिर कहती है, जब मेरा सूट रेडी हो जाए तो मेरे घर पे भिजवाएगा इसके हाथ। बोलते हुए फराज को एक चमक भरी मदहोशी नजरों से देखती है, फिर कार की तरफ चली जाती है। उनके पीछे पीछे उनका बॉडीगार्ड नीलेश, जो अब तक दुकान के गेट के पास खड़ा था, वो भी कार की तरफ चला जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। फराज उनको जाते हुए देखता रहता है। उसी दिन शाम को फराज दुकान में बैठे बैठे मोहिनी के रूप को याद कर रहा होता है। उसके दिलो दिमाग पर मोहिनी ने जैसे काबू कर लिया हो। चेहरे से लेकर पांव तक हर वो हिस्सा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसका नाप उसने सुबह लिया था, खासकर कमर का ऊपरी हिस्सा और घुटनों का ऊपरी हिस्सा। इसी मदहोशी में अपने ख्यालों में फराज मोहिनी के करीब जाने लगता है, बहुत करीब, इतना करीब कि दोनों के जिस्मों के बीच कोई फासला नहीं रह जाता। फराज मोहिनी को धीरे धीरे सहलाने लगता है और उसकी बाहों में कैद होने लगता है। अब वो अपने ख्यालों में मोहिनी को वस्त्रहीन करने लगता है। जो सब नाप लेते वक्त फराज के मन में आया था, अब वो सब अपने ख्वाबों में मोहिनी के साथ करता है। वो दो जिस्म एक जान हो चुके थे। सर्दी का मौसम था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की गर्म सांसों को साफ महसूस किया जा सकता था। सांसों की रफ्तार बढ़ने लगती है। अब वो दोनों चरम सीमा पर थे। इसी ख्याल में ही फराज निर्बल होने लगता है। वो मन ही मन चरम सुख की प्राप्ति कर चुका था। रात अभी भी काफी लंबी थी और फराज को नींद नहीं आ रही थी। उसे फिर से मोहिनी का दीदार करना था। तभी उसे मोहिनी की कही बात याद आती है कि जब सूट रेडी हो जाए तो इसके हाथ भिजवा देना। ये याद आते ही फराज मोहिनी का सूट सिलने बैठ जाता है। रात भर में उसने पूरी सलवार सूट तैयार कर डाली और सुबह सुबह जैसे ही चाचा दुकान के अंदर आए तो फराज झटपट उनके सामने जाकर हाजिर हो गया और बोला, मोहिनी मैडम का सलवार सूट तैयार हो गया चाचा, मैं जाकर दे आऊं? रहीम चाचा ये सुनकर थोड़े से चौंक पड़ते हैं और बोलते हैं, इतनी जल्दी? कल ही तो नाप के लिए दिया था और तूने रात भर में बना भी डाला। फराज बोलता है, हाँ चाचा, वो बोल रही थी उनको बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए मैंने जल्द से जल्द बना डाला। अब मैं जाऊं? रहीम चाचा अपना सर हामी में हिलाते हैं और फराज वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है मोहिनी जी के घर की तरफ। दुकान से मोहिनी जी का घर आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन फराज की जल्दबाजी और दौड़ने से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाता है। फराज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, उसका चेहरा लाल और धड़कनें बढ़ी हुई होती है, कुछ दौड़ने से, कुछ मोहिनी को देखने की लालसा से। वो दरवाजे पे दस्तक देता है।
तो उनका बॉडीगार्ड नीलेश आकर दरवाज़ा खोलता है और सामने फराज को देखकर चिढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या काम है तुम्हें? फराज डरते डरते बोलता है, वो मैडम ने बोला था कि सिलाई हो जाए तो लाकर कपड़े दे देना। नीलेश बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। फराज जवाब देता है, नहीं, उनको शायद ट्रायल भी करना रहेगा ना। नीलेश कुछ और बोलने जाए कि तभी अंदर से आती हुई मोहिनी देवी की नज़र फराज पर पड़ती है, तो वो नीलेश को इशारे में फराज को अंदर भेजने को बोलती है और साथ साथ नीलेश को बाहर खड़े रहने का आदेश भी देती है। आज मोहिनी जी सिर्फ एक नाइटी में थी। फराज को देख के उनकी आंखों में वही चमक उभर आती है जो उस दिन नाप देते वक्त थी। वो फराज को कहती है, अभी कल ही तो नाप दिया था, इतनी जल्दी बना भी लिया? वाह, बड़े फुर्तीले हो। फराज शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं, आप थोड़ी ख़ास है ना, इसलिए रात भर बैठकर बनाया है। आप ट्राई कर लीजिए, हम बाहर खड़े हैं। क्या होगा फराज के साथ आगे? क्या मोहिनी उसके बस में आएगी या उसके ख्याली पुलाव बस सपने बनकर रह जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए लेडीज टेलर।